सर मैंने चेक किया है। जी बताइए। सर उसकी ना मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो कम राइज करेगा। जी बिल्कुल, ताहर का सर जवाब जी, ताहर का जवाब चूंकि ठीक है, ताहर ने जो कहा है इन जनरल ताहर का जवाब दुरुस्त है, लेकिन पिन पॉइंट करना चाहिए। आप क्या कह रही हैं? सर मैंने भी कुछ बताना था कि जो वाटर होता है ना, हम्म, उसकी एडहेसिव फोर्स ज्यादा होती है। जो मरकरी होता है उसकी एडहेसिव फोर्स ज्यादा नहीं होती, उसकी कोहेसिव फोर्स ज्यादा होती है। हम्म, आगे। और वाटर की एडहेसिव का मतलब ये होता है कि वाटर और कैपिलरी ट्यूब के दरमियान अट्रैक्शन होती है, मतलब ग्लास और वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान। जबकि मरकरी जो है वो ग्लास के साथ अट्रैक्शन नहीं करता, बल्कि वो अपने मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन उसकी होती है, इसलिए वाटर जो है वो रेस कर जाता है और मरकरी नहीं रेस करता। चलें जी, ये हिना का जवाब है। बस। ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा बाद में। और कोई यस। जवाब देना चाहे जी? और कोई आंसर? कोई और जवाब? जी, 3-4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है जी आंसर में। बहरहाल जनरल आंसर की अगर बात करें तो सिर्फ ताहर की बात ठीक है, और रीजन यह है कि आप लोग फिर वही बात आ गई, जैसे मैंने सनिया से कहा है कि आपने क्वेश्चन नहीं समझा। जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी के रिएक्शन से था, आपने उसको महदूद कर दिया। बाकी लोगों ने, हिना ने भी और सनिया वगैरह ने भी, आपने उसको महदूद कर दिया है कैपिलरी एक्शन पे। कैपिलरी एक्शन सिर्फ इतना है कि आप एक कैपिलरी ट्यूब को डिप करते हैं एक लिक्विड में, अगर वो वेटिंग है तो राइज करेगा, अगर वो नॉन वेटिंग है तो वो डिप्रेस हो जाएगा। आप सिर्फ यहाँ तक रहे हैं। मैंने कल ये क्वेश्चन नहीं किया है, मैंने ये क्वेश्चन किया था कि ट्यूब उसमें जरूरी नहीं है कि आपकी ट्यूब कैपिलरी ट्यूब हो। मैंने ये भी कहा था कि आप 1 मिलीमीटर वाली ट्यूब ले सकते हैं, और 1 सेंटीमीटर वाली ट्यूब भी ले सकते हैं जिसका बोर इतना ज्यादा हो, और उसके नीचे दोनों, यानी एक में, एक एक्सपेरिमेंट में पानी और एक में मरकरी को रख के, अगर ऊपर आप वैक्यूम पंप अप्लाई करें और ऊपर वैक्यूम क्रिएट कर दें तो क्या होगा। इन जनरल तार का जवाब दुरुस्त है, फिर जनरल आंसर है। मुझे मैथमेटिकल यानी न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर चाहिए था। किसी ने भी इस पे और नहीं किया। जी ताहर, आपने कहाँ तक पढ़ा जी था? सर, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी ये आती है कि अगर 76 सेंटीमीटर की ट्यूब लें ना सर, हम्म, और सर डेंसिटी उसकी हो 13 मल्टीप्लाई 10⁻³ हम्म, मरकरी की, हम्म, तो वाटर की डेंसिटी होती है 10⁻³ तो उसकी जो हाइट आती है ना सर, वो 13.2 समथिंग मीटर में आती है सर। जी बिल्कुल ठीक है जी। ताहर ने बहुत अच्छे तरीके से उसको स्टडी किया। फिगर्स में कुछ डिफरेंस मौजूद है। ये डिफरेंस गालिबन इस वजह से है, ये आपने जो यूनिट बोला है उसकी डेंसिटी के लिहाज से, आपने सिर्फ डेंसिटी बताई है, ये नहीं बताया कि यूनिट, इसका एक्चुअल यूनिट क्या है। यूनिट सर अभी याद नहीं, रात चूंकि रात को आपने, कैलकुलेशन कर रहा था। हाँ, आपने 10⁻³ समथिंग, जब तक उसके साथ आ गए या आप नहीं बताते कि ये ग्राम्स में है या किस चीज में है, तब तक वो क्लियर नहीं होगी बात तब की। सर वो मैं चलो बहरहाल, जो चीज़ मैं देखना चाह रहा था वो बिल्कुल ठीक है जी। ताहर ने चेक करने की कोशिश की है, और ज़ाहिर है कि अच्छे स्टूडेंट वही होते हैं जो किसी चीज़ को देखते हैं और करते हैं। पूरी क्लास में से सिर्फ एक बच्चे ने प्रॉपर आंसर को ढूंढने की कोशिश की है। आजकल तो फैसिलिटी आपके पास है, आप नेट पे कॉम बेच हर चीज़ मिल जाती है, जो चीज़ सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ज़रूरी नहीं होता जो चीज़ आपको मिली है वो दुरुस्त भी हो। नेट पे हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं, लोगों ने रिसर्च के नाम पे फ्रॉड डाला हुआ है। ऐसी चीज़ें मौजूद हैं नेट के ऊपर, जी मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अहम चीज़ है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी स्टैंडर्ड साइंसी रिसाले में, मैंने साइंसी रिसाला सवाल किया, साइंटिफिक जर्नल, जो कि इंटरनेशनली रेफरीड हों, यानी जिनका बाकायदा रेफरेंसेस रिकॉर्ड मौजूद हो कि ये फ़लाँ मुल्क में फ़लाँ जगह पे शाया हो रहा है और ये इस वैल्यू का, इस अहमियत का हामिल है। जो चीज़ उनमें शाया होती है वो मानी जाती है। जो नेट के ऊपर चीज़ें लोग ऐसी, जी मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है और ये, आपके लिए एक चीज़ बड़ी हैरानकुन होगी कि जो साइंटिफिक रिसर्च है, जो बंदा रिसर्च कर रहा होता है जब उसको बयान करता है, तो वो कभी नहीं कहता जी मैंने 10 ग्राम पानी लिया था और मैंने फिर ये किया, फिर मैंने यूं किया। उसमें मैं या वही का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, आई हुई, ये अल्फाज कि वो बंदा रिसर्च कर रहा होता है वो अपनी ज़ात को निकाल के रिसर्च करता है। साइंस में पर्सन खुद इन्वॉल्व नहीं होता इस तरह से, बल्कि
वो ऑब्जेक्टिव कह लीजिए या पैसे वाइज कह लीजिए, मसलन 10 ग्राम ऑफ वाटर वाज टेकन, समथिंग वाज एडेड इन इट, इस तरह से वो लिखा जाएगा, उसमें आई हुई का लफ्ज नहीं होगा। यही वजह है कि नेट के ऊपर अगर आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, उसमें आई और हुई नजर आ रहा हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो वो रिसर्च नहीं होगी, वो बंदा अपनी ज़्यादा तारीफ कर रहा होगा सिर्फ और सिर्फ। बहरहाल ताहर का जवाब इन जनरल ठीक है जी, ताहर ने जो कुछ स्टडी किया वही ही टॉपिक था जो मैं पूछ रहा था। अब इन जनरल देख लीजिएगा, पानी की डेंसिटी कम होती है, पानी बहुत कम डेंस है मर्क्यूरी के मुकाबले में, और वो लोग जो ये कह रहे थे वो डिप्रेस होगा, वो सिर्फ कैपिलरी एक्शन था। चूंकि जो शर्त मैंने दी थी कि आपने एक जो ट्यूब ली हुई है, आपकी ट्यूब जो है वो हाँ वो किसी भी ओर में होती है, हाँ वो 1 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर है या 1 सेंटीमीटर साइज है, ये उसका डायमीटर है, जो बोर का है वो डायमीटर की बात हो रही है। लेंथ इंडेफिनिट, काफी लंबी आप लेंथ ले सकते हैं। ऊपर जाके आपने वैक्यूम पंप को ऑन करना है, वैक्यूम पंप ऊपर ट्यूब में ऊपर की तरफ खाली जगह पैदा कर देगा, अंदर प्रेशर नहीं है, बाहर एटमोस्फेयर प्रेशर मौजूद है, पानी या मर्करी राइज करेगा। अगर मर्करी है तो वो 760 मिलीमीटर अगर आप सी लेवल पे हैं, और अगर किसी और जगह पे है तो 750 740 इस रेंज में होगा मिलीमीटर। पानी चूंकि बहुत कम डेंस है मर्करी वाले, पानी कम बेश 10-12 मीटर की रेंज में चला जाएगा, डिपेंड करते हुए कि प्रेशर कितना है, एटमोस्फेयर प्रेशर कितना है, और वैक्यूम पंप ने किस हद तक उसको इवैक्यूएट किया है। आम फिगर जो मिलती है किताबों में वो 10 मिलती है, एग्जैक्ट फिगर 13 पॉइंट समथिंग मीटर्स। ये है जी अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी। ये अब थ्योरी जो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन हो गई है, जरूर ज़्यादा एक्सप्लेन हो गई है। हम अपने आज वाले असल क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हमारा आखिरी जो टॉपिक है सिलसिले का, और वो है जी असेंट ऑफ सैप बाई ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी। ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी, और इसी को उसका नाम है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, और ये थ्योरी आमतौर पर डिक्सन एंड जॉली के नाम से, लेकिन बहुत से साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया, सिर्फ डिक्सन और जॉली नहीं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए और इसके मुख्तलिफ जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट किया। मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, अब डिपेंड करता है आपके पास कौन सी बुक है, आपकी बुक में एक्सपेरिमेंट है कि नहीं है, मैं एक्सपेरिमेंट मेंशन कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट का नाम है पोरस पॉट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का नाम है पोरस पॉट एक्सपेरिमेंट। एक पानी का टब ले लें, एक ट्यूब, ग्लास ट्यूब लेनी है कम बोर वाली, उसमें पानी फिल करके उसके ऊपर एक पोरस पॉट, पोरस पॉट का मतलब है मिट्टी। अब मिट्टी, अब यूँ समझिए जैसे घड़ा होता है, आई एम श्योर आप लोग घड़े से वाकिफ हैं, घड़ा क्या चीज़ है। घड़ा खास तरह की मिट्टी से बना होता है, घड़े के अंदर बहुत बारीक बारीक सुराख होते हैं। इसी तरह से बड़े साइज में, छोटे साइज में, हर साइज में चीज़ें बन सकती हैं। एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाएगा जो स्पेसिफिक उस मिट्टी से बनाया गया और इसमें सुराख होते हैं जैसा घड़े में मौजूद होते हैं, उसको ऊपर टॉप पे रख दिया गया है, उसको फिक्स कर देते हैं। अब पोरस उसको पहले सोक किया होता है, पानी में भिगो के, अच्छी तरह से भिगो के तर बेतर करके उसको रखें। अब इसको जहाँ भी आप रखेंगे, पोरस पॉट में से पानी उड़ना शुरू हो जाएगा, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। जब उसमें पानी उड़ेगा तो वो जो ट्यूब है नीचे जिसके साथ उसको अटैच किया गया है, उस ट्यूब में से पानी को वो साथ साथ तो सक करता रहेगा, कैपिलरी एक्शन जैसे। क्योंकि पोरस पॉट में कैपिलरीज हैं, वो पानी को सक करता रहेगा, पानी पोरस पॉट के अंदर जा रहा है और वहां से उड़ता जा रहा है, और ये मुसलसल होता रहेगा बगैर ब्रेक किए हुए, ये पानी मुसलसल ऊपर की तरफ उड़ता रहेगा। अब गौर कीजिए कि अगर एक पोरस पॉट जो नॉन लिविंग है जस्ट इवेपोरेशन के जरिए पानी को ऊपर खींच सकता है, तो क्या पौधे ऐसा नहीं कर सकते? इस एक्सपेरिमेंट जो मैंने बयान किया है, इसी को अप्लाई किया गया लिविंग प्लांट्स के ऊपर, और वो कुछ यही है कि एक पौधा, वो मिट्टी में लगा है या गमले में आपने उसको लगाया हुआ है, जमीन में या गमले में, नीचे पानी मौजूद है, वो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके अंदर पानी मौजूद है। अ, सूरज की रोशनी और हीट पत्तों पे गिरती हैं, पत्तों से पानी उड़ता है, इवेपोरेट होता है। अब अगर आपके पास बुक मौजूद है, उसके अगर आप डायग्राम फॉलो कर सकते हैं तो डायग्राम देखिए जहाँ पे लीफ बना हुआ होगा। अगर आपके पास कोई भी बुक मौजूद है, उसमें डेफिनेटली एक लीफ, जब आप लीफ का टीएस देखते हैं, उसको काट के देखते हैं, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं पे जाइलम फ्लोएम और उसके करीब स्पॉन्जी म्यूजिकल टिश्यू
स्पॉन्जी बेसल टिश्यू के साथ एपिडर्मिस, गार्ड सेल्स, स्टोमेटा, ये सब चीज़ें और एयर चैम्बर या एयर स्पेसेस ये नज़र आने चाहिए। अगर आपके पास बुक है तो किसी भी डायग्राम को जो भी आपका स्पॉन्जी का निकाल लें और देखें। अब जो मेसोफिल सेल्स हैं, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स जो लीफ में लोअर साइड पे ज़्यादा होते हैं, वहाँ से पानी इवेपोरेट हो रहा है एयर स्पेस से वो स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा। अब चूंकि पानी मुसलसल उड़ रहा है हीट और लाइट की वजह से, अब वो सेल जो कि मेसोफिल सेल्स हैं उनमें सक्शन प्रेशर चूंकि ज़्यादा होता है, वो जो एडजेसेंट जाइलम है वहाँ से पानी को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। लीफ के जाइलम ब्रांच के जाइलम से कंटिन्यूस है, वो ट्रांसपिरेशन उस पानी को ऊपर खींच रही है, और ब्रांच स्टेम के जाइलम के साथ कंटिन्यूस है, स्टेम रूट के जाइलम के साथ कंटिन्यूस है, चाहे पूरी जाइलम में खिंचाव का अमल होगा और पानी खींच के ऊपर की तरफ जाए। अब ये तो थी थ्योरी। अब इसके हक में जो पॉइंट्स हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं, उनका जिक्र है। इसी थ्योरी का नाम, जैसे मैं शुरू में जिक्र किया, इसका दूसरा नाम है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। अब फोर्स ऑफ कोहेरेंस और फोर्स ऑफ एडहेशन और टेंशन ये सब वजाहत तलब लफ्ज़ है, लेकिन मेरे ख्याल में आप लोग सब के सब ये अल्फाज केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, इसलिए मैं बहुत मुख्तसर बयान करूँगा इसको। अगर दो मालिक्यूल या दो सब्सटेंसेस, पानी की बात करते हैं, पानी के बहुत से मालिक्यूल इकट्ठे पड़े हुए हैं, पानी के मालिक्यूलों में जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो फोर्स ऑफ कोहेजन या कोहेसिव फोर्सेस, आप इस नाम से बात करने वाले से याद रखिए कि पानी के मालिक्यूलों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, एक पॉइंट। सेकेंड, अगर हम जाइलम की बात करें, जाइलम सेलुलोज की वॉल्स के साथ होती है, उसके अंदर पानी मौजूद है, पानी और जाइलम में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। दो चूंकि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ एडहेशन कहलाती है या एडहेसिव फोर्सेस कहलाती है। दो हम पॉइंट्स हो गए। तीसरा लफ्ज है टेंशन और टेंसाइल स्ट्रेंथ। आप इस नाम से वाकिफ हैं, दोनों का टॉपिक है इसका। कहीं ना कहीं पे आपने कोई एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे मेरे ख्याल में। पर अगर हम पानी को एक बहुत बारीक सी सरफेस के जरिए खींचने की कोशिश करें तो पानी कुछ हद तक खींच सकता है अपनी सरफेस टेंशन से, वो भी टेंसाइल स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। लेकिन यहाँ जो हमारा स्पेसिफिक पॉइंट है वो जाइलम या एक बहुत बारीक कैपिलरी ट्यूब के रेफरेंस है। जाइलम के अंदर पानी मौजूद है, पानी के मालिक्यूलों में आपस में फोर्स ऑफ कोहेजन, जाइलम के साथ उसकी फोर्स ऑफ एडहेशन भी है, फोर्स ऑफ कोहेजन बहुत ज्यादा है पानी के मालिक्यूलों में। जब पानी को ऊपर खींचा जाएगा, अब चूंकि आपने पानी के एक मालिक्यूल को खींचा है, ये जस्ट सपोज है कि आप एक मालिक्यूल को खींच रहे हैं, आप ज़रा बहुत सा पानी को खींच रहा है ऊपर की तरफ, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे वाले मालिक्यूल तक होगी और वो नीचे से अदर मालिक्यूल को ऊपर खींचेंगे। यही वजह है कि जाइलम से जो पानी निकल के जा रहा है मेसोफिल सेल में, ये पानी मुसलसल खिंचाव के साथ, मैंने उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, खिंचाव, टेंशन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, याद रखिए उसका बैकग्राउंड वही फोर्स ऑफ कोहेजन है जो पानी के मॉलिक्यूलों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। ये कोहेसिव फोर्सेस तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्लांट के लिहाज से। यही कोहेसिव फोर्सेस पानी के कॉलम को टूटने से बचाती हैं और पानी का कॉलम बगैर टूटे बारीक जाइलम वेसल्स के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है और आखिरकार दायरे के ऊपर पत्तों तक पहुंच जाता है जहाँ वो इवेपोरेट हो रहा होता है। अच्छा, जब हमने जर्नल स्टार्ट किया था इसको, तो वहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, लफ्ज़ था शुरू में एक्टिव और पैसिव के लिहाज से था, और वाइटल फोर्स थ्योरीज और फिजिकल फोर्स थ्योरीज। याद रखिएगा कि जब पानी इस तरह से उड़ रहा हो, जैसे कि हमने अभी जिक्र किया है कि पानी उड़ रहा है ट्रांसपरेशन, इसमें जो एनर्जी प्रोवाइड हो रही है वो सनलाइट प्रोवाइड कर रही है। सूरज से आने वाली रोशनी और हीट पत्ते पे गिरती है तो वहां से पानी उड़ता है, ट्रांसपायरेशन होती है। पौधे की अपनी कोई खास एनर्जी इसमें खर्च नहीं हो रही। बहुत अहम पॉइंट दोबारा फिर सुनिए, जो ट्रांसपायरेशन हो रही होती है, ट्रांसपायरेशन का अमल जो है उसमें जो एनर्जी प्रोवाइड की गई है वो एनर्जी सूरज की रोशनी से या सूरज से आने वाली रोशनी और हीट से प्रोवाइड हो रही है। इसमें पौधे की अपनी कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही। अगर पौधे को खुद एनर्जी खर्च करनी पड़ती तो ये प्रोसेस पौधे के लिए बहुत महंगा प्रोसेस होता है। एक बहुत मशहूर स्टेटमेंट है, आप लोगों ने यह स्टेटमेंट पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, ट्रांसपायरेशन इज ए नेसेसरी इवल।
इंटरलैब के ऊपर ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसपायरेशन, बाहर लगता है कि पौधे से इतना सारा पानी ज़ाया हो गया, वो पौधे बहुत सा पानी है, पौधे जो पानी बाजार करते हैं उसका 98% उड़ जाता है। अब इतना पानी जोड़ रहा है, बाहर लगेगा जी ये तो पौधे को बहुत लॉस होगा, लेकिन चूंकि पौधे की अपनी एनर्जी खर्च नहीं होती इसमें, उसको फर्क नहीं पड़ता। ये पानी उड़ रहा है, लेकिन उससे जो पौधे को फायदा हो रहा है, असल में वो सिर्फ पानी ऊपर नहीं जा रहा है, बल्कि पानी के साथ जो मिनरल्स हैं, जो सल्यूट्स हैं, जो उस पानी में मौजूद थे, जो वाटर से अब्जॉर्ब किए गए हैं, सॉइल से अब्जॉर्ब किए गए हैं, वो भी ऊपर लीफ तक पहुंच रहे हैं। चूंकि ज्यादा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीव्स के अंदर ही होता है, फोटोसिंथेसिस और अदर जो फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस है। उन मिनरल्स को अगर डिफ्यूजन के जरिए आप चाहते के ऊपर पहुंचाएं, तो जरा गैस कीजिए कितना टाइम चाहिए होगा एक ऊंचे पौधे में, अगर डिफ्यूजन के जरिए चीजें मिट्टी से द्वार होकर रूट में, रूट से स्टेम, स्टेम से ब्रांचेस और लीफ में पहुंच गई। फर्स्ट कीजिए पौधे की हाइट 40 फुट है, 40 मीटर है। जरा अंदाजा लगाइए कि नीचे से उन मिनरल्स को ऊपर पहुंचने में अगर सिर्फ डिफ्यूजन का अमल होता और पानी के जरिए ये चीज अब्जॉर्ब ना हो रही होती, जा रही होती, जस्ट गेस करें जी, देखते हैं जी आप क्या जवाब देते हैं। पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, क्लास होता है 40 और सर सर ये 40 काफी जी टाइम लग जाता जी है। जी जी, दो जवाब है। सनिया ने जवाब दिया है जी 40 आवर, और इरम ने कहा है जी काफी टाइम। अब इरम का जवाब तो सियासतदान वाला है, सियासतदान इसी के जवाब, इस तरह के जवाब देते होते हैं, और चूंकि उसमें किसी की वजाहत नहीं है, जैसा कि जी कोई और जवाब जी, 40 और जवाब दुरुस्त नहीं है, मैं उसकी वजाहत करूंगा बाद में। सर मेरा मतलब था कि दिनों से भी ज्यादा, मतलब एक दिन नहीं, दिनों बल्कि महीनों का टाइम चला जाता है, अगर बहुत ज्यादा लंबा प्लांट होता है। बिकॉज जो चलिए इरम का जवाब है जी, अब वो बात टाइम को डिफाइन कर दिया है, दिनों और फिर महीनों तक। आगे चले जी, और कोई जवाब, कोई और आंसर किसी और स्टूडेंट से? जी कोई और जवाब नहीं दे रहा, चलिए सुन लीजिए। चलें, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जो जवाब आए हैं कुछ ना कुछ जो जवाब मौजूद है, उलादा बात है जवाब दुरुस्त नहीं है। याद रखिए डिफ्यूजन अगर सेल टू सेल डिफ्यूजन हो रही हो, एक सेल से दूसरी सेल में, दूसरे से तीसरी सेल में, तो इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। और 40 आवर्स कहा था, आप में से गालमन सिया ने कहा था, और महीनों तक बात पहुंची है इरम तक। मैंने पौधे की हाइट बताई थी 40 मीटर्स। 40 मीटर प्लांट में नीचे से ऊपर तक मिनरल्स को शिफ्ट होने में 40 इयर्स रिक्वायर्ड होते हैं, 40 साल लग जाते हैं मिनरल्स और सॉल्ट्स को ऊपर तक पहुंचने में। डिफ्यूजन अगर सेल टू सेल डिफ्यूजन होने हो तो वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। और जाइलम के अंदर चूंकि वो बोर नैरो बोर ट्यूब होती है, उसमें पानी की मूवमेंट खासी तेज रफ्तारी से हो रही होती है। ये बहुत जल्दी, बहुत आराम के साथ और कम टाइम, बगैर पौधे की एनर्जी खर्च किए हुए। याद रखिए एनर्जी खर्च हो रही है लेकिन पौधे की नहीं है, सनलाइट एनर्जी खर्च कर रही है। ये था जी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पानी की मूवमेंट के हवाले से। याद रखिए कि हर थ्योरी में कुछ खूबियां होती हैं तो कुछ खामियां भी होती हैं। हाँ सॉरी, अभी इसमें एक दो पॉइंट जो रह गए। इसमें जो फोर्सेस हैं, फोर्स ऑफ कोहेजन या टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है पानी, मुख्तलिफ लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ पौधों में, और मुख्तलिफ साइज की जाइलम वेसल्स या ट्रैक्टर्स वगैरह के लिहाज से। जो इन जनरल है वो है अप्रोक्सीमेटली 300 ATMs। मैंने अप्रोक्सीमेटली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, पुरानी किताबों में 300 बार्स का लफ्ज़ मिलता था आमतौर पर। 300 बार से ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ हो सकती है, फोर्स ऑफ कोहेजन मौजूद हो सकती है पानी के मॉलिक्यूलों में, जब वो जाइलम के अंदर मौजूद होते हैं और ऊपर खींचे जा रहे होते हैं। ये फोर्स बहुत ज़्यादा है। जो रिक्वायर्ड फोर्स है, आप याद होगा जो अब बात हुई थी पीछे भी, जिसका जवाब ताहर ने दिया था, 1 ATM 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी के इक्वल अगर प्रेशर मौजूद हो या फोर्स मौजूद हो, तो वो तकरीबन 10-12 मीटर तक पानी को ऊपर ले जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि अगर 20 मीटर तक जाना है तो हमें 2 ATM जो है अप्रोक्सीमेटली प्रेशर चाहिए होगा। अगर 30 मीटर तक जाना है तो हमें
3 ATM प्रेशर चाहिए। ये थ्योरेटिकली बात हो रही है सिर्फ। अगर 40 मीटर तक जाना हो तो तकरीबन 4 ATM प्रेशर चाहिए होगा। एक्चुअल प्रेशर जितना थ्योरेटिकल महसूस होता है उससे ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न, जब कहीं पे भी किसी कॉलम में कोई चीज़ मौजूद होगी उसमें ग्रेविटी भी असर करेगी। ग्रेविटी चीज़ों को नीचे खींचने की कोशिश करती है। ग्रेविटी चीज़ों को नीचे की तरफ खींचती है। अगर आप ऊपर खींच रहे हैं तो आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी को भी खत्म करना होगा, यानी उससे ज़्यादा आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बहरहाल जो फोर्स ऑफ कोहेजन मौजूद है और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है पानी की, वो इतनी ज़्यादा है कि वो इन तमाम फोर्सेस को ओवरकम कर देती है और पानी ऊपर की तरफ राइज हो जाता है। ये था जी एक point। हमारा टाइम 10 बजे तक है ना, 9:15 शुरू है क्लास जी, ठीक है 10 बजे तक जी। ये हो गया जी पानी का ऊपर जाना, टेंसाइल स्ट्रेंथ का जिक्र। एक और पॉइंट इसी के हवाले से, एक लफ्ज़ कहीं पे आपको मिल सकता है आपकी बुक में, कैविटेशन। अगर आपने पहले से किसी ने टॉपिक चेक किया हो, देखा लफ्ज़ कहीं पे कैविटेशन। बाज़ औक़ात कोई ज़ाइलम वेसल में किसी वजह से स्पेसिफिकली एयर बबल्स के आने की वजह से वाटर कॉलम ब्रेक हो जाए। अगर कहीं पे वाटर कॉलम ब्रेक हो जाए, उसके बावजूद जी पानी, सर देखा है बुक में। जी उसके बावजूद पानी या मूव होता रहता है। उसकी रीज़न सुन लीजिए। आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में, आई एम श्योर बॉटनी पढ़ी हुई है, बल्कि 1, 2, 3 हर जगह पढ़ चुके हैं। पहले सेमेस्टर 1 में खास तौर पर जहाँ पे जिम्नोस्पर्म का टॉपिक था, वहाँ पे ये आपकी क्लास में अनीका रहमान है जी कोई? आपकी क्लास में नो कोई? सर, नो सर, अनिका नहीं है हमारी क्लास में। अब ये कोची ने ऐड किया, ये किसी और सेमेस्टर से आ गई है यहाँ पे। खैर किधर बात जा रही थी जी? कैविटेशन की बात हुई थी। वेल कैविटेशन एयर बबल्स वगैरह की वजह से वाटर कॉलम ब्रेक हो जाता है। और जो मैं आपसे पॉइंट आउट कर रहा था वो ये था कि बहुत से जी, अनीका रहमान 19640, ये क्लास 4th सेमेस्टर की बॉटनी की क्लास है और मेरे ख्याल के मुताबिक 8वें सेमेस्टर में है शायद। अनीका रहमान से मुखातब हूँ मैं, आपने ज्वाइन किया है अभी। अगर आप 8th सेमेस्टर वाली हैं तो ये क्लास आपकी नहीं है जी। बात चल रही थी जी हमारे कैविटेशन के लिहाज से। हाँ, जो सवाल आपसे मैंने किया था कि आपने एनाटॉमी, रूट एनाटॉमी और जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ा हुआ है। आई एम श्योर कि आपको जाइलम की वॉल्स के अंदर पिट्स का लफ्ज़ याद रहा होगा। पिट्स की टाइप्स भी आपने यस पढ़ी सर, हुई हैं। यस स्टेडिफॉर्म सर। पिट्स हैं और बहुत से और नाम थे, सिंपल पिट्स, वॉर्ड पिट्स एक्स्ट्रा। जाइलम की दीवारों में जो सुराख होते हैं, तमाम जाइलम वेसल्स साथ जुड़ी होती हैं कम बेश। और अगर एक जगह से पानी का कॉलम ब्रेक हो रहा है तो दाएं बाएं से पानी उसके अंदर चला जाता है और इस तरह से जो कैविटेशन का इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है और पानी मुसलसल ऊपर की तरफ मूव करता रहता है। वेल ये था जी थ्योरी के हवाले से चंद पॉइंट्स जो कि चल रहे हैं साथ साथ। ये एक बड़ा एतराज़ भी था इसी थ्योरी के ऊपर जो कि मेंशन कर दिया गया है। एक जनरल का पॉइंट है, अगर आपसे कहा जाए कि एक बाल्टी पानी की उठाएं और उसको लेके छत पे जाएं, ग्राउंड से छत तक, डिपेंड करते हुए आपका घर 1 मंजिला है 2 मंजिला, तो सोचिए कितनी एनर्जी खर्च हो। जस्ट गेस। सर समझ नहीं आई, आप दोबारा बोल दें प्लीज। आप पानी की एक बाल्टी में पानी डालें, उसको भर लें, उसको एक हाथ में पकड़ें और सीढ़ियाँ चढ़ के छत पे जाएं, कितनी एनर्जी खर्च होगी पानी को ऊपर लेके जाने में। फर्ज कीजिए 10 सर kg इतने वाटर, फर्ज कर लें कि 10 kg सर वाटर है जी। सबा सर बहुत ज्यादा खर्च होगी। जी, सबा की जब नहीं, बिल्कुल दुरुस्त। बहुत अगर 10 kg है तो सर बहुत ज्यादा नहीं 10 खर्च kg होगी। है। हाँ जी बिल्कुल, अगर 10 10 kg है तो अच्छी खासी एनर्जी खर्च हो जाएगी। पौधे जो बड़े वाले पौधे हैं वो इससे कहीं ज्यादा पानी जो है अब्जॉर्ब करते हैं और उसको ट्रांसफर करते हैं। अब दोबारा सोच लिए कि अगर पौधे की अपनी एनर्जी खर्च हो रही होती तो
उनका हाल वही होता है जो गरीब मुल्कों की मुशीयत का होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। पानी को एसेट ऑफ सैफ में पौधे की अपनी एनर्जी खर्च नहीं होती है, बल्कि वो जो ट्रांसपायरेशन हो रही है वो सनलाइट और हीट की वजह से हो रही है, और बाहर से आने वाली वो एनर्जी इसको ऊपर खींचने में मदद देती है। ये पौधे के लिए एक नेमत है इस लिहाज से अगर देखा जाए तो। ये था जी एक और पॉइंट एनर्जी के रेफरेंस से। ये भी याद रखिए कि जब एब्जॉर्प्शन होती है, आपको याद होगा हमने एब्जॉर्प्शन में भी जिक्र किया था कि एब्जॉर्प्शन पौधा सिर्फ पानी एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करता है, और वहाँ पे जो मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन है वो पैसिव और एक्टिव दोनों हो सकती है। लेकिन जब वो एक्टिव होगी तो ज़ाहिर उसमें एनर्जी खर्च होगी। अगर मिनरल्स को एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो पानी के मूवमेंट्स के साथ साथ पैसिव होना शुरू हो जाती है। पंजाबी में एक बहुत मशहूर लफ्ज़ है जी, पंजाबी में उर्दू में भी इस्तेमाल होता है गालमन, इसको चूंगा कहते हैं। इफ़ यू अंडरस्टैंड, आजकल तो आज ख़त्म हो गया, आजकल इसके नाम चेंज हो गया और कुछ और चीज़ें आ गई इसकी जगह पे। ये रवायत था जी ज़माना कदीम में कि जब फर्ज कीजिए कोई बंदा दुकान पे गया, साथ कोई बच्चा मौजूद है, तो दुकानदार उस बच्चे को कोई स्वीट कैंडी टॉफी टाइप चीज़ दे देता था, जिसको चूंगा कहते थे। और वो क्या होता था, अट्रैक्शन। बच्चे बड़े शौक से फिर उसको कहते हैं जो दुकान पे जाना है और चीज़ें नहीं। आजकल यही काम जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं वो एडवर्टाइजमेंट जरिए करती हैं कि इतने % एक्स्ट्रा आपको देंगे या डिस्काउंट देंगे। कुछ ऐसी ही चीज़ यहाँ पे है। प्लांट एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स को एक्टिवली, एनर्जी खर्च करता है, और पानी चूंगे में उसके अंदर आ जाता है साथ, यानी पैसिवली पानी की एब्जॉर्प्शन हो जाती है। ये अब चूंकि बहरहाल पौधे ने कुछ एनर्जी तो खर्च की होती है, और वो एनर्जी पानी को अंदर लाने में भी इस्तेमाल हुई है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हुई है। इसका मतलब है कि थोड़ी सी मिकदार में पौधे की एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है। लेकिन एज सच ट्रांसपिरेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इस पानी को लेकर ऊपर जा रहा होता है। जी, ट्रांसपिरेशन के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो गालिबन सारे के सारे डिस्कस हो गए हुए हैं। आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और ये अब्दुलीब जी आपके पेपर्स मिल गए थे, बहुत शुक्रिया। मैं पेपर्स को देख रहा था तो उसमें वाटर पोटेंशियल वाला 9 क्वेश्चन पिछले साल आया है, और इसके अलावा इसमें से बहुत ही कम, चूँकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है और क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो MCQs हैं वो खासे इसने दूर दराज से भी पूछे हुए हैं। यानी आपकी MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर चीज़ को देखना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन जस्ट किस्मत की बात है कि कौन सा क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन 10 होते हैं, MCQ ज़्यादा होते हैं, इसलिए नंबर उनके कम हैं, लेकिन वो स्प्रेड हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों से पूछे गए हैं। लेकिन मैंने ये नोट किया था कि कुछ क्वेश्चन, कुछ ऐसे चैप्टर भी हैं जिनको बिल्कुल नेगलेक्ट किया गया है। बहुत से चैप्टर से सीरियसली कोई क्वेश्चन कुछ पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। हाँ, अभी हमारे पास कुछ टाइम मौजूद है जी, लेकिन चलिए एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये जर्नलिस्ट के लिए समझ लीजिए। कैसे पता चला साइंटिस्ट को कि पानी जाइलम के जरिए ऊपर जाता है, किसी और सेल के जरिए ऊपर नहीं जाता? किसी के ध्यान में कोई एक्सपेरिमेंट हो, कोई नॉलेज सर हो? इसका जवाब मैं दूं? जी, दोबारा बताइए। सर ये ऐसे पता चला था कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि मतलब कैसे स्टेम ली गई, तो उसमें एक तरफ सिर्फ जाइलम को वैक्सी मटेरियल से बंद किया गया था और दूसरी वाले को सिर्फ फ्लोएम को बंद किया गया था। तो देखा गया और उनको फिर मतलब कि ग्रो कराया गया प्लांट्स को, तो फिर पता चला कि जो फ्लोएम वाला था वो तो एज सच जिंदा रहा, मतलब कि जो जाइलम जिसका बंद किया हुआ था ना वैक्सी मटेरियल से नीचे से, जिसकी वेसल्स, वो वाला डाई कर गया और फ्लोइंग वाला जिंदा रहा। तो इससे पता चला कि जाइलम के जरिए से जो है वो वाटर ऊपर जाता है, जिसकी वजह से प्लांट लाइव रहता है।
आपने कहाँ देखा एक्सपेरिमेंट ये वाला, कहाँ पढ़ा है? सर कल रिसेंटली मैंने पढ़ा था, इंटरनेट पे ही पढ़ा था शायद, नहीं, बुक नहीं है मेरे पास। उसमें कोई रेफरेंस था? ये कब एक्सपेरिमेंट हुआ, किसने किया, कहाँ किया, कोई रेफरेंस उसका? यस सर था, अभी एग्जैक्टली नहीं मुझे पता। मैंने नोट किया हुआ है, तो वो रजिस्टर नहीं है मेरे पास फिलहाल वो वाला जिस पे मैंने चलें नोट किया। चलें, ठीक है, अच्छी बात है। वो अभी थोड़ी पहले जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने ये जिक्र किया था कि नेट पे बस का तो आपको कुछ चीज़ें लगेंगी जी वो क्या काम हुआ हुआ है, लेकिन उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। सुन लीजिए, ये पूरी क्लास के लिए है जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला। ये एक्सपेरिमेंट ये वाला नहीं जो अंदरीन ने बताया है, बल्कि एक और एक्सपेरिमेंट है जो बहुत पहले कर लिए गए थे, जिससे ये प्रूफ हो गया था कि किस रास्ते से, किस तरीके से, किस जगहों से पानी की मूवमेंट होती है। मैं दो एक्सपेरिमेंट का जिक्र करूंगा, दोनों बहुत सिंपल हैं, कोई मुश्किल नहीं। पहले एक्सपेरिमेंट का नाम है रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। पहले एक्सपेरिमेंट का नाम है, ये तकरीबन अब से तो 150 साल पहले के ज़माने में या 200 साल पहले के ज़माने में होना शुरू हो गए थे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। सर नाम रिपीट कर दें, समझ नहीं आई। रिंग, RING, रिंग, अंगूठी। समझते हैं रिंग क्या होती है? किसी उंगली में अंगूठी पहनी देखी हो कभी? उसी से लफ्ज रिंगिंग, रिंग से लफ्ज है रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। इसकी वजाहत सुन लीजिए। आप लोगों ने रूट एनाटॉमी पढ़ी हुई है। अब समझते हैं बार क्या होती है। एक दरख्त है, दरख्त के बाद छाल, उर्दू में छाल कहते हैं, इंग्लिश में बार कहते हैं। ये क्या होती है? जिसे हार्डवुड भी कहते हैं। जी जस्ट मिनट, ये फूड कॉल आ रही है, भुट्टी साहब की, मैं उनसे कॉल सुन लूँ। जो बार्क होती है, छाल, इसके जस्ट अंदर, यानी कि छाल के आप कह लीजिए इनर जो बार्क है, वो फ्लोएम होती है। अगर एक पौधे को बाहर से कट लगाएं, उसकी छाल या उसकी बार्क को काट दें थोड़ा सा छील के, तो फ्लोएम रिमूव हो जाएगी। अगर पूरे दायरा, एक ब्रांच है या एक स्टेम है, अगर पूरे दायरे में उसकी फ्लोएम को रिमूव कर दिया जाए तो उसके बावजूद नीचे से पानी ऊपर जाता रहेगा, पौधा हरा भरा रहेगा। आप पूरे स्टेम को भी कर सकते हैं छोटे पौधे में, और अगर बड़ा पौधा तो खाली एक ब्रांच को भी कर सकते हैं। इससे कुछ और भी चीजें का बाद में चला, लेकिन वो बाद में देखेंगे, अभी हमने सिर्फ इसका जिक्र किया। ये पहला एक्सपेरिमेंट है रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। इसको गर्डलिंग भी कहते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट को गर्डलिंग का नाम भी दिया जाता है, जो वो गर्डल एक दायरे की शक्ल में चीज रिमूव हो रही है वहां से। सेकंड एक्सपेरिमेंट छोटे पौधे में बड़े आराम से किया जा सकता है। एक पौधे को पानी दें और उस पानी में रेड कलर की डाई डाल दें। आपने ईओसिन और सैफरन के नेम्स पढ़े हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे। ईओसिन और सैफरन रेड कलर की डाइस। जब आप ईओसिन या सैफरन ऐड करते हैं, देते हैं पौधे को, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप